Hello guys, so we were talking about पंचायती राज एंड दिस इज़ माय थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविज़न के बारे में हम पढ़ने वाले थे कि कौन से प्रोविज़न्स कंपलसरी है और कौन से मतलब वॉलेंट्री है। कंपलसरी वो जो स्टेट गवर्नमेंट को करने ही करने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को, और वॉलेंट्री वो कि जो वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है भाई, एक तो ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करना कंपलसरी प्रोविज़न है। देयर शुड बी अ ग्राम सभा इन एवरी विलेज। ठीक है, पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करना विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी 3 टियर पंचायती राज इस्टेब्लिश करना, दैट इज कंपलसरी। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे पंचायत की सीट पर, दैट इज ऑल्सो कंपलसरी। इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है, चेयरपर्सन और पंचायत की पोस्ट पर, जो कि 2 हैं, ठीक है, और तीसरी स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड करके विलेज लेवल के जो चेयरपर्सन है उसको कैसे इलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन भी, डायरेक्ट इलेक्शन भी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत भी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा भी। वोटिंग राइट जो है चेयरपर्सन के और दूसरे मेंबर्स के पंचायत के, वो 21 ईयर जो है मिनिमम एज है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, वो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है चेयरपर्सन और मेंबर दोनों की पोस्ट पर SC ST के लिए, 1/3 सीट वुमेन के लिए दोनों लेवल पर, ठीक है, मेंबर्स के लिए भी चेयरपर्सन के लिए भी। तो भाई वो सब क्या है, कंपलसरी प्रोविजंस है। और 5 साल का टेन्योर पीरियड फिक्स है, 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है हर 5 साल बाद फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करने के लिए, ये भी कंपलसरी है। वॉलंटरी देख लेते हैं क्या है। ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करना ये एक कंपलसरी प्रोविजन है, लेकिन उसको पावर और फंक्शन देना ये वॉलंटरी है। हो सकता है कि हर एक गांव में स्टेट लेजिस्लेचर ने ग्राम सभा बना रखी हो, लेकिन आपको कभी दिखाई ना देती हो। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, ना उसके कुछ फंक्शंस है, दे ही नहीं रखे, असाइन ही नहीं कर रखे। भाई ऐसी ग्राम सभा का फ़ायदा ही क्या? हाँ, जिसके पास पावर ही ना हो, जिसके पास फंक्शंस ही ना हो कुछ करने के लिए। ठीक है, एक तरीके से इंटॉनमेंट है ये। डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है ना, उसका जो इलेक्शन है वो आप कैसे कराना चाहते हो, ये स्टेट के ऊपर है, वॉलंटरी है। चेयरपर्सन मतलब जो रिप्रेजेंटेशन, हाँ, चेयरपर्सन को रिप्रेजेंटेशन देना ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट पंचायत और इन द केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत। 1 मिनट। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट पंचायत और इन द केस ऑफ अ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत। भाई देखो, जो चेयरपर्सन है ना उनको रिप्रेजेंटेशन देना, विलेज पंचायत जो है उनके, जो देखो विलेज पंचायत के जो क्या कहते हैं चेयरपर्सन है, उनको इंटरमीडिएट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देना, और जो इंटरमीडिएट लेवल के जो हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देना। आप दे भी सकते हो, दे भी नहीं सकते। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर है। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत के चेयरपर्सन्स को इंटरमीडिएट पंचायत में क्या देना, रिजर्वेशन देना। और इन द केस ऑफ अ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत, अगर इंटरमीडिएट पंचायत नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको मतलब क्या देना, किसी स्टेट में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, ब्लॉक लेवल एक्सिस्ट ही नहीं करता, इंटरमीडिएट पंचायत एक्सिस्ट ही नहीं करती, तो अगर वो नहीं एक्सिस्ट करती तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको रिप्रेजेंटेशन देना ये स्टेट के हाथ में है। ठीक है, गिविंग, अगला पॉइंट है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। भाई जो इंटरमीडिएट पंचायत के जो चेयरपर्सन हैं उनको डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना है कि नहीं, कैसे देना है, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड करेगी। और जो MP है और जो स्टेट लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, MP और MLA, उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना है कि नहीं, ये भी डिसाइड करेगी। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए कैसे रिजर्वेशन की सीट्स रखनी है, ठीक है, कितने लेवल्स पर रखनी है, कैसी पावर्स एंड अथॉरिटी देनी है, ठीक है, तो ये भी क्या कौन, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर। ये वॉलंटरी प्रोविजन है, एक्चुअल में कर सकती है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, इट मे प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन पंचायत एट एनी लेवल, ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना पंचायत को, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए प्लान प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सम और ऑल ऑफ द 29 फंक्शन लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में जो 29 फंक्शन है ना, उनमें से कुछ उसको देना या सारे देना। ठीक है, उसको पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन करना 3 टियर पंचायती राज का सारे स्टेट्स पर इम्प्लीमेंटेड होगा, सब स्टेट करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर उनको पावर्स देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना,
ये जो है उनके हाथ में है। स्टेट लेजिस्लेचर दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, ठीक है, वॉलंटरी है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स, भाई फाइनेंशियल पावर को भी बताओ वॉलंटरी में रखा हुआ है कि दे भी सकते हो, दे नहीं भी दे सकते हो, व्हाट इज इट। हाँ, फाइनेंशियल पावर के बिना वो कैसे चल पाएंगे। असाइनिंग टू अ पंचायत द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेवीड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करे और जाकर पंचायत को दे दे। ये भी स्टेट गवर्नमेंट की खुद की विल के ऊपर है कि कर भी सकती है, कर भी नहीं सकती। अगर अच्छी है तो कर सकती है, नहीं कर सकती तो बेकार है। जो ग्रांट्स है, जो मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है, उससे कुछ ग्रांट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया जाना, ये भी वॉलंटरी प्रोविजन है। प्रोवाइडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत, मतलब पंचायत की सारी मनी को एक जगह क्रेडिट करने के लिए फंड का एस्टैब्लिशमेंट करना, दैट्स ऑल्सो वॉलंटरी प्रोविजन। अब हम बात करते हैं पीसा एक्ट ऑफ 1996। क्या था 1996 का पीसा एक्ट? एक्सटेंशन एक्ट। भाई पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायत का, वो सारे 5th शेड्यूल एरियाज जो हैं उन पर लागू नहीं होता, ठीक है। 5th शेड्यूल एरिया जो है उन पर लागू नहीं होता। 5th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 10 स्टेट्स इन इंडिया। 5th शेड्यूल एक्चुअल में है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। 5th शेड्यूल मैं फिर से बताती हूँ आज बहुत ही क्लियर करके कि जो ट्राइबल एरियाज हैं 10 स्टेट्स में इंडिया के, ठीक है, उन 10 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं वो 10 स्टेट में इंडिया के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये उन सब के नाम जो है 5th शेड्यूल में लिखे हुए हैं, ठीक है। और 6th में क्या है, अदर देन दिस। इन 10th के अलावा जो दूसरे हैं फिर 6th में उसके बारे में लिखा हुआ है। 5th और 6th दोनों SC/ST एरियाज़ के बारे में बात करती है। 5th बात करती है 10 स्टेट में जो एरियाज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। और फिर 6th बात करती है अदर देन दीज एरियाज़, ठीक है। अब मैं उन 10 स्टेट्स के नाम बता देती हूँ जिसमें ट्राइबल एरियाज ही ऐसे एक्सिस्ट करते हैं जहाँ पर ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके लिए फिर पीसा एक्ट लाया गया था ताकि एक्सटेंशन कर सके इस एक्ट का, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर जो सेंसिटिव है। आंध्रा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना। These are the 10 states which are having tribal areas in them on which this act, 73rd Amendment Act, could not be implemented. Okay, and then after that PISA Act was brought in picture to extend the Panchayati Raj institution to these backward areas because they are tribal always. Parliament has enacted the provision of the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act 1996, popularly known as the PISA Act of the Extension Act for these 10 states. Okay. ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट के? एक तो पार्ट 9 के जो प्रोविजंस है ना पंचायत से रिलेटेड, उनको इन एरियाज तक पहुंचाना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। इन एरियाज के पास, ट्राइबल पॉपुलेशन के पास सेल्फ रूल पहुंचाना ताकि विलेज गवर्नेंस होना, यहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, ग्राम सभा को एक न्यूक्लियस बनाना सारी एक्टिविटीज़ का, एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार करना, एक इवॉल्व करना उसको जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ हो, कंसिस्टेंट हो, उसके अगेंस्ट ना जाए, ट्रेडिशन और कस्टम को प्रिजर्व करना, सेफगार्ड करना, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो मतलब ट्रेडिशंस और कस्टम है उनको प्रिजर्व करना, पंचायत्स को अप्रोप्रिएट लेवल्स पर, ठीक है, एम्पावर करना विद स्पेसिफिक पावर जो कि ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स के लिए ठीक है, ठीक है, ऐसी पावर उनको देना अप्रोप्रिएट लेवल्स पर। पंचायत को रोकना हायर लेवल पर फ्रॉम एज्यूमिंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। ऐसा ना हो कि वो लोअर लेवल को सप्रेस कर दे, ठीक है। पंचायत को रोकना, हायर लेवल की पंचायत को, कि आप इतनी अथॉरिटी और पावर्स मत लीजिए कि लोअर लेवल जो है ग्राम सभा की उस पर कुछ ना रहे, ठीक है। ओडिशा ट्राइब फॉरेस्ट एल्यूमिनियम प्रदेश बॉक्साइट, देखो ये एक स्टोरी है कि ओडिशा में बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, ठीक है, एक अयस्क है उसका। तो भाई वहाँ पर क्या हो रहा था, ट्राइबल पॉपुलेशन को हटाकर किसी प्राइवेट कंपनी को वो दे दिया एंड देन ट्राइबल पॉपुलेशन वाज प्रोटेस्टिंग। फीचर्स क्या है इस एक्ट के, वो यहाँ पर सर ने लिखे हुए हैं। ST को रिजर्वेशन देना, ठीक है, ST का रिजर्वेशन होगा यहाँ पर, SC को छोड़ दो क्योंकि SC पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ट्राइबल है, ठीक है, इन एरियाज में। कस्टम्स टू बी सेफगार्डेड, उनकी कस्टम्स को सेफगार्ड किया जाएगा। इंपॉर्टेंस टू ट्राइबल इंटरेस्ट, भाई बहुत ज़्यादा ट्राइबल इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज, आपको पीसा एक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। पीसा एक्ट के बारे में बस इतना ही था। अब हम पंचायती राज यानी जो पंचायत चल रही है उस पर जो फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ से आएंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। भाई SARC की अगर मैं बात करूँ, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 से 2009 तक जो कमीशन थी उसने
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको समराइज़ किया है कि देखो यहाँ से जो है ये सोर्सेज हैं जहाँ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना क्या लेती है, रेवेन्यू लेती है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके वे भी बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सेकंड ARC ने क्या क्या बताया कि कौन कौन से वेज हैं। सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती है, ठीक है, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो पहले रिकमेंड करता है कि भाई इतनी गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इतनी ग्रांट पंचायत को दे दो, ठीक है। देन उस पर क्या होता है, आर्टिकल 280 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ग्रांट देगा पंचायत को, या सॉरी पता नहीं स्टेट को शायद, कि यूनियन गवर्नमेंट देगा। तो एक तो वो ग्रांट्स, ठीक है, ये इसका एक रेवेन्यू सोर्स है। और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो डिवोल्यूशन होता है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करता है कि आपको इतने पैसे जो है इसको दे देने चाहिए। आर्टिकल 243I के अकॉर्डिंग के इसमें लिखा हुआ है ना 243I में कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा वो रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको इतना कुछ डिवोल्व करना चाहिए पंचायत को, ठीक है। तो वो सब फिर है लोन्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लेती है, ठीक है। फिर है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन, कुछ ऐसी स्कीमें आती हैं, ठीक है, जिसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस होता है, वो इनको मिलता है, ठीक है। फिर है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, यानी अंदर मतलब अंतर सोर्स, जो कि उन्होंने अपने इनसाइड लगा रखे हैं, कुछ लेवीज कर रखी हैं, कुछ टैक्स, कुछ ड्यूटीज़, कुछ टोल्स, फीस वगैरह, तो वो उनके इंटरनल रिसोर्स हैं, ठीक है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। स्टेट ने हैव नॉट गिवन, ठीक है, ये स्टैच्यू क्यों है, फर्स्ट कहाँ गया। चलो प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये है कि भाई स्टेट ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रखी है फिजिकल एम्पावरमेंट को, पंचायत को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे ही नहीं रखे हैं, ठीक है। जो पंचायत के पास रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है, ठीक है। जबकि केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट जो साउथ में है, इनकी बात करी तो इनकी PRI थोड़ी प्रोग्रेसिव साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पंचायत को जो है मतलब द कंसाइडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव इन PRI's एम्पावरमेंट, बट इवन देयर मतलब वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है वो लोग, लेकिन वहाँ पर भी जो पंचायत है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है पंचायत लेवल पर वो बहुत वीक है, ठीक है। थिन टैक्स डोमेन है, ठीक है, क्योंकि जो पंचायत है वो टैक्स लगाने से डरती है कि कौन सुनेगा हमारी, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं हम उनके ऊपर टैक्स लगाएं, लोग नहीं देंगे टैक्स, ठीक है। एंड पार्टली ड्यू टू पंचायत ओन रिलेक्टेंस इन कलेक्टिंग रेवेन्यू, पंचायत खुद भी नहीं कलेक्ट करना चाहती, उसका खुद भी रिलेक्टेंस है, ठीक है। और पंचायत जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स है उन पर हैविली डिपेंडेंट है, और जो ग्रांट्स का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है बोथ फ्रॉम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक स्कीम स्पेसिफिक है, वो प्रधानों को नहीं मिलता है, वो तो स्कीम के जरिए आता है। अब वो आपस में खुद मिल बांट कर खाए तो वो अलग बात है, नहीं तो वो तो स्कीम स्पेसिफिक होकर आता है, मतलब एक तरीके से ये स्कीम है, इसके तहत इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचना है तो पहुंचना है। पंचायत हैव लिटिल डिस्क्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पंचायत के पास बहुत ही लिटिल मतलब एक तरीके से डिस्क्रेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है इन इनकरिंग एक्सपेंडिचर। मान लो किसी गांव में पानी की टंकी ऑलरेडी है और वहाँ पर सरकार जो है लेकर आ रही है जल योजना, तो भाई हमको नहीं ज़रूरत है, अब क्या करें, लेकिन सरकार की तो वो स्कीम है, वो तो करके जाएगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि डिस्क्रेशन बहुत कम, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो डिस्क्रेशन बहुत कम है सरकार मतलब पंचायत के पास। ऐसा नहीं कि वो पैसा लेके किसी और में लगा ले, मान लो रोड ख़राब है तो रोड बनवा दो भाई, ठीक है। इन व्यू ऑफ देयर ओन टाइट फिजिकल पोजिशन, स्टेट गवर्नमेंट नॉट कीन टू डिवॉल्व फंड टू पंचायत, ठीक है। इतना टाइट कर रखा है फिजिकल पोजीशन वहाँ की कि स्टेट गवर्नमेंट खुद भी फंड्स डिवॉल्व करना नहीं चाहती है पंचायत को। In most of the critical 11 schedule matters like primary education, healthcare, water supply, sanitation, minor irrigation, even now, it's the central government which is directly responsible for implementation of these programs and hence expenditure. मतलब वैसे तो 29 आइटम्स दे रखे हैं कि भाई सैनिटेशन प्रोग्राम ये सब वो सब एजुकेशन ये सब पंचायत को दिया जाएगा, लेकिन बहुत से स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है अब तक, वो खुद उसको लिए बैठी है और खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उन सारे प्रोग्राम्स के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए भी उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पंचायत को असाइन किया ही नहीं गया अब तक। It is not only a question of resources, it is the existence of local taxation system. ये सिर्फ रिसोर्सेज का ही क्वेश्चन नहीं है, ये तो लोकल टैक्सेशन सिस्टम का भी क्वेश्चन है, जो कि पीपल की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करता है इलेक्टेड बॉडी के अफेयर्स में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाता है सिटीजन के लिए, ठीक है। तो भाई
इन टर्म्स ऑफ ओन रिसोर्स कलेक्शन, अगर हम खुद के टर्म्स उसके खुद के रिसोर्स कलेक्शन की बात करें, उसके टर्म में बात करें, तो ग्राम पंचायत जो है वो एक बेटर पोजिशन में है, बिकॉज दे हैव अ टैक्स डोमेन ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास खुद का टैक्स डोमेन है, वो लगा सकती है टैक्स, ठीक है। जबकि देखो विलेज पंचायत तो बढ़िया है क्योंकि वो खुद लगा सकती है टैक्स, लेकिन नहीं जो दूसरे वाले जो दूसरे अलग लेवल हैं, ब्लॉक और जिला परिषद, वो तो सिर्फ टोल फीस पर, नॉन टैक्स रेवेन्यू पर ही डिपेंडेंट है ना। आप तो टैक्स लगा भी सकते हो किसी और चीज़ पर भी। स्टेट पंचायती राज एक्ट जो है उन्होंने ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर दी है वो विलेज पंचायत को दी है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और इंटरमीडिएट का जो रेवेन्यू डोमेन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है और सेकेंडरी एरियाज़ के ऊपर ही कन्फाइन रखा गया है, ज़्यादा उनको यहाँ पर भी टैक्स की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। जैसे फेरी सर्विस, मार्केट्स, वाटर कंजर्वेंसी सर्विस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, सेस ऑन स्टाम्प ड्यूटी एंड अ फ्यू अदर्स, ये सब चीज़ों पर क्या रखा गया है, इनका कंट्रोल रखा गया है, नहीं तो ज़्यादा इनको टैक्स वगैरह की ड्यूटी नहीं दे रखी है, ठीक है, दोनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और ये क्या कहते हैं इंटरमीडिएट। A study of various state legislation indicate that a number of taxes, duties, tolls and fees come under the jurisdiction of the village पंचायत। जब हमने बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेशंस की मतलब स्टडी करी तो पता लगा कि हाँ भाई विलेज पंचायत को कुछ बहुत सारी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स जो है वो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में कर रखा है, ठीक है। और वो कौन कौन से जिस पर वो लगा सकती है टैक्स, ऑक्ट्रॉय प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन ए प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं, ठीक है, जो कि उस एरिया में एंटर कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर उसको कहते हैं ऑक्ट्रॉय। प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, लैंड टैक्स, सेस टैक्स, टोल्स ऑन व्हीकल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फीस, लाइसेंस फीस, टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, फी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल, सैनिटेशन, ड्रेनेज, कंजर्वेंसी टैक्स, वाटर रेट, टैक्स लाइटिंग रेट, टैक्स एजुकेशन सेस एंड टैक्स ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो ये सारे टैक्स जो कि वो लगा सकती है। रीज़न फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस, क्या रीज़न है कि इतनी इनइफेक्टिव रही है इसकी परफॉर्मेंस, तो वो ये है कि बहुत सारी स्टेट जो हैं वो 3F जो है उसको डिवोल्व नहीं कर पाई स्टेट को, पंचायत को। वो है फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरीज, ना फंक्शन दिए उनको, ना फंड्स दिया और ना फंक्शनरीज दी, ठीक है, कैसे काम करना है। तो इसीलिए वो अपनी मतलब एक तरीके से फंक्शन को डिस्चार्ज करने में इनेबल नहीं हो पा रही है PRI। ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत सारे स्टेट में तो ग्राम पंचायत को जो है मतलब एक तरीके से सबऑर्डिनेशन की पोजीशन में रखा गया है। सरपंच को अपना बहुत सारा टाइम जो है ब्लॉक ऑफिस में जाकर गुजारना पड़ता है, बहुत सारा खर्च करना पड़ता है कि भाई इस पर साइन कर दो, फंड्स के लिए भी, टेक्निकल अप्रूवल के लिए भी। क्या है, सरपंच वहाँ पर जाते हैं और अपना बहुत सारा टाइम जो है वहीं पर बेचारे बिताते हैं कि भाई इस पर साइन कर दो, ब्लॉक ऑफिसर को कहते हैं, फंड पर, टेक्निकल अप्रूवल पर। और जो टाइट नेचर ऑफ फंड है, ठीक है, मतलब जो एक्टिविटीज स्टेटेड अंडर सर्टेन स्कीम आर नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो मतलब स्कीम आप लेकर आ रहे हो सकता है कि वो एक पार्ट के लिए तो डिस्ट्रिक्ट के एक पार्ट के लिए तो सही है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे पार्ट के लिए सही ना हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, अनसूटेबल एक्टिविटीज़ को जन्म दिया जो कि फंड्स के अंडर स्पेंडिंग के कारण आ रही हैं, ठीक है। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है। पंचायत के पास खुद का रिसोर्स मतलब रेज करने का कोई ज़रिया है नहीं, बस आउटसाइड से रिसीव करते रहो फंड को। और मतलब सोशल ऑडिट के लिए भी लोग रिक्वेस्ट नहीं करते कि भाई यहाँ पर सोशल ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना पैसा कहाँ पर गया, ऐसा भी लोगों में कोई ऐसे अवेयरनेस नहीं है। फाइनेंशियल पावर जो विलेज पंचायत को दी गई है कि आप टैक्स लगा सकते हो, तो उसमें उसको रिलेक्टेंस होती है, हेजिटेशन होती है, ठीक है। जबकि इसकी सबसे बढ़िया पावर है, ठीक है, कि राइट टू लेवी टैक्स। बहुत कम पंचायत है जो कि अपनी फाइनेंशियल पावर को यूज़ करते हैं। आर्गुमेंट क्या दिया जाता है कि भाई अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर ये टैक्स लेवी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली व्हेन यू लिव इन दैम कम्युनिटी। मतलब जब तुम उस कम्युनिटी में रहते हो एंड देन आफ्टर दैट यू आर लिविंग दैट टैक्स ऑन दैम, सो इट इज़ एक्स्ट्रा मतलब डिफिकल्ट। नंबर ऑफ द स्टेट एक्ट हैव नॉट स्पेल्ड द पावर्स ऑफ ग्राम सभा। जो बहुत सारे स्टेट एक्ट्स हैं भाई जिन्होंने ये नहीं बताया कि ग्राम सभा को अपने पावर क्या दे रखी है, क्या प्रोसीजर है इनकी फंक्शनिंग का, ठीक है, क्या पेनल्टीज़ है ऑफिशियल्स के लिए, कुछ नहीं बता रखा। पैरेलल बॉडीज जो हैं वो एक तरीके से क्रिएट की गई हैं फॉर सपोजली स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पैरेलल बॉडीज़ हैं जो कि बहुत सारी पंचायत के पैरेलल काम करती हैं, ठीक है। मिशन इन पर्टिकुलर ओपन बाईपासिंग मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स क्रिएट डिस्कनेक्ट। तो भाई इससे क्या होता है, मेन स्ट्रीम प्रोग्राम बाईपास होता है, डिस्कनेक्टिविटी आती है, ड्युअलिटी आती है, एलिनेशन होता है एक्सिस्टिंग एंड द न्यू स्ट्रक्चर के बीच में, फंक्शन के बीच में, ठीक है। और भाई बहुत सारी जो 8वीं प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब
बहुत सारी तो पंचायत के पास फुल टाइम सेक्रेटरी भी नहीं है। जैसे पंचायत वो वाली जो वेब सीरीज उसमें आपने देखा होगा, सचिव जिसको बोलते हैं, तो वो सेक्रेटरी फुल टाइम सेक्रेटरी है ही नहीं ग्राम पंचायत के पास। 25% ग्राम पंचायत के पास बेसिक ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, डाटाबेस जो होता है प्लानिंग का, मॉनिटरिंग का, वो बहुत सारे केसेस में नहीं है। और जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं PRI के, वो सेमी लिटरेट हैं, मतलब अनपढ़ हैं। ठीक है, और बहुत ही कम जानते हैं अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, सिस्टम के बारे में। जितने भी डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट पंचायत है ना, वो कंप्यूटर से कनेक्ट है। सिर्फ 20% ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी मतलब चला रही हैं, नहीं तो किसी के पास भी कंप्यूटर नहीं है, उससे कनेक्ट वो है ही नहीं। ये कुछ पंचायत राज से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद जो कमेटीज़ बनी है उसकी लिस्ट है। ठीक है, ललित माथुर चेयरमैन थे, ये कमेटी आई थी 2001, 5, 8, 10, 12 उसमें आई है, ये उनके चेयरमैन के नाम है, और रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट करी अपनी वो भी लिखा है, तो इसको देख लेना। दैट वॉज ऑल। पता है मेरा गला इतना ज़्यादा दुख रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, आई कांट इवन टेल यू, इसलिए मेरी आवाज़ भी ना बहुत बहुत अजीब लग रही होगी आपको, पता नहीं मैं कैसे बोल पा रही हूँ। वेल दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।